वेलकम टू माय चैनल मी डॉक्टर ज़ेबा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि जो भी टाइम हमारे पास बचा है नीट के लिए, नीट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू कंडक्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। प्रोबेबली अगस्त के बाद ही होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर द प्रोबेबल डेट। तो हमारे पास अभी जो टाइम लेफ्ट है अराउंड 75 डेज़ कह सकते हैं। उसमें हम कैसे अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो मतलब परसिस्टेंट होंगे, मतलब एम्स कैंसिल हुआ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीट का डेट पोस्टपोन हुआ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उसी स्पीड से पढ़ रहे होंगे। जितने परसिस्टेंट होंगे वो उतने ही परसिस्टेंट होंगे, और जितना रिवीजन उन्हें लगाना होगा वो उतना ही रिवीजन लगा रहे होंगे। बट ये जो स्टूडेंट्स का नंबर होता है ना, ये अराउंड 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। मोर देन 50% जो होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं एग्ज़ाम के डेट बढ़ने से, या एग्ज़ाम के डेट मतलब सडनली आ जाने से, या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाने से, मतलब उनके स्टडी फील्ड में फ्लक्चुएशन होता है, जिससे जो रिज़ल्ट पे हमारा जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, जो इस मोर देन 50% ग्रुप में जो आते हैं, जो फ्लक्चुएट करते हैं हमारे एग्ज़ाम डेट बढ़ने से और कम होने से, उनके लिए ही ये वीडियो है, ठीक है। पार्टिकुलरली बस उनके लिए ही है, ठीक है, क्योंकि जो परसिस्टेंट है वो तो परसिस्टेंट है ही, वो तो मतलब पढ़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डेट बढ़े या कल ही एग्ज़ाम क्यों ना ले लो, वो तो जो 20 to 30% ग्रुप में है उनके मार्क्स पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज दे आर परसिस्टेंट। और कुछ 20% है जो मतलब उतना पढ़े नहीं है और अभी भी अरे यार डेट बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, अच्छा अभी तो एग्ज़ाम आ गया, अभी तो मैंने रिवीजन किया ही नहीं है, अच्छा अभी फिर से अभी कुछ मंथ मिल जाता तो और थोड़ा मंथ मिल जाता तो और पढ़ लिया होता। तो ये काश उनका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और मतलब उनका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें भी माइनस करते हैं। हम आते हैं इस कैटेगरी में जो 50% मोर देन 50% वाले कैटेगरी में हम जैसे लोग आते हैं मीडियोकर। तो वो लोग हैं कि इस जो 75 डेज़ का यूज़ करके हम कैसे अपने मार्क्स को स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम कर सकते हैं, और मतलब हम कर सकते हैं, ये अपने अंदर ये फेथ होगा कि हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम करेंगे। तो ये 75 डेज़ को कैसे इफेक्टिव बनाना है, और हमें पूरा 19 सब्जेक्ट को 2 टच देकर जाना है, मतलब मिनिमम 2 रिविज़न तो देकर जाना है, विद सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है, और जितना जितना भी हम MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करके हमें जाना है, ठीक है ना। तो ये ब्रॉडली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रॉडली क्लासीफाइड कर देती हूँ। ऐसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों को 19 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिस 19 सब्जेक्ट को बेसिकली भी डिवाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, लाइक लॉन्ग सब्जेक्ट, शॉर्ट सब्जेक्ट एंड बेसिक सब्जेक्ट, मतलब वही मेजर सब्जेक्ट और लॉन्ग सब्जेक्ट, शॉर्ट सब्जेक्ट एंड बेसिक सब्जेक्ट। तो ये तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होगा कि बेसिक सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट सब्जेक्ट क्या है, लॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहूँगी कि बेसिक सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल का सब्जेक्ट हुआ वो आपका बेसिक सब्जेक्ट हुआ, सेकेंड प्रोफेशनल का जो सब्जेक्ट हुआ वो भी आपका बेसिक हुआ, एक्सेप्ट FMT, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेशनल में एनआर्ट, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी, एंड सेकेंड प्रोफेशनल में पैथो, फार्मा एंड माइक्रो। ये आपका 6 जो हो गया वो बेसिक सब्जेक्ट हुआ। एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स में यू ऑल नो कि वी हैव 9 शॉर्ट सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद स्किन, एनेस्थेसिया, रेडियो, ऑर्थो, साइकेट्री, आई, ENT, FMT, एंड पीडिया, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 शॉर्ट सब्जेक्ट। लार्ज सब्जेक्ट में ऑप्स, गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन एंड PSM।
तो अब कोई भी आप सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस 75 डेज़ में मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो अच्छे से और फिर आप चाहोगे कि मैं उसमें जाकर अच्छा स्कोर कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मिरेकल तो होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें कोई मिरेकल नहीं होता। आप जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, जितनी बार आप नोट्स को रिवाइज़ किए हो और जितना मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस किए हो, उतना ज़्यादा आपका स्कोर इन्हांस होगा, ठीक है ना। तो आपको अपने स्कोर को इन्हांस करना है, ना कि डिक्लाइन करना है, ठीक है। तो अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, 9 शॉर्ट सब्जेक्ट ब्रॉडली हम जो क्लासीफाई किए हैं, इसको आप 2 डेज़ में कंप्लीट करो। मतलब 1 सिंगल सब्जेक्ट को 2 डेज़ में कंप्लीट करेंगे तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 18 डेज़ का होगा, ठीक है। और ये जो लार्ज सब्जेक्ट है ना, जो मैंने 4 लार्ज सब्जेक्ट आपको बताया, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी एंड PSM, इसको भी आप 18 डेज़ में कंप्लीट करो, मतलब अलग से 18 डेज़, ठीक है। तो इस 18 डेज़ को में ऑब्स, गायनी एंड PSM को आप 4 डेज़ दोगे और सर्जरी एंड मेडिसिन को 5 डेज़ में। एक फ्लैश रिवीजन, मतलब आपका पहले से सब पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है। जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, अभी आप स्टडी सोर्स ऑफ स्टडी जो होगा ना, उसे आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। आपको जो भी आपने नोट्स पढ़ा है उसी नोट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी मतलब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या 3 टाइम्स या जितने भी 4 टाइम्स आपने उस नोट्स को पढ़ा होगा, तो आप उसे अंडरलाइन किया होगा, आपने पार्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया होगा, और मतलब आपको कोई भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न होगा तो उस टॉपिक को आपने गुड रेफरेंस बुक से मतलब कनेक्ट किया होगा और फिर वहाँ पे आपने नोट डाउन किया होगा, और वो आपका मतलब क्लियर होगा जो भी आपका डाउट्स होगा उस नोट्स के थ्रू। तो आप उसी नोट्स पे जाओगे, आप कोई नया नोट्स फॉलो नहीं करोगे, अभी बिल्कुल भी न्यू नोट्स पे नहीं जाओगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी होता है ना कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे इसे रिवाइज करना है, ठीक है। आप फॉरगेट कर जाओ, बहुत सारे पॉइंट्स आप भूल जाओ, लेकिन जब आप एक बार अपने नोट्स को ओपन करोगे और फिर से उस नोट्स पे जाओगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ रिकॉल होने लगता है। तो आप कोई भी नया सोर्स, जिस नोट्स को भी फॉलो किया है, स्ट्रिक्टली आपको उसी नोट्स को फॉलो करना है, नोट्स चेंज नहीं करना है, और उसी पे मल्टीपल रिविज़न करके आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है, ठीक है। और ये 18 डेज़ मीन्स 36 डेज़ में टोटल लार्ज सब्जेक्ट एंड शॉर्ट सब्जेक्ट हम करेंगे। और हमारा 6 जो बेसिक सब्जेक्ट है, एक बेसिक सब्जेक्ट लाइक एनआर्ट पे 3 डेज़, पैथ पे 3 डेज़, ऐसे करके हम 18 डेज़ में ये बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। टोटल 54 डेज़ में, मैं ये एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप ब्रिलियंट हो या आप फास्टली पढ़ते हो तो आपके लिए ये प्लान नहीं है। आप इस प्लान को और मतलब है, इस प्लान को आप और मतलब कम डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। मीन्स एक एवरेज स्टूडेंट को 54 डेज़ लगेगा, उससे कम में आप 36 डेज़ में भी इसे कर सकते हो, आप 18 डेज़ में तीनों भी कर सकते हो। वो आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है और आप कितना ड्यूरेशन ऑफ आवर पे करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली 54 डेज़ में आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर हमारे पास फिर कितना डेज बचा, फिर मान लो हम 36 + 36 डे लेकर चल रहे हैं ना, 72 डेज। 3 डेज़ मैंने हटा दिया, 3 डेज़ यार कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, घर से कॉल आ गया, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर आप वीकेंड एंजॉय कर रहे हो या मूड में नहीं हो, तो 3 डेज़ को आप माइनस प्लस में रख सकोगे। 3 डेज़ आप इस 75 डेज़ में, आप 3 डेज़ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उसे माइनस करके चलेंगे। हम 72 डेज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 36 डेज़ का जो साइकिल हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उस साइकिल में भी उस साइकिल को भी हम 54 डेज़ और फिर अराउंड 18 डेज़ में डिवाइड करते हैं। 54 डेज़ में एक कंप्लीट करना और 18 डेज़ में आप एक कंप्लीट करोगे। इस 54 डेज़ में और क्या करना है, 1 वीक में 7 डेज़ में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 1 मंथ में 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट, मतलब 8 मॉक टेस्ट लगाना है। तो 8 16 मॉक टेस्ट एंड 4 मॉक टेस्ट अराउंड, मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले आप 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है, अराउंड। और पर डे जैसे एक शॉर्ट सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया तो उसका 200 MCQ सॉल्व किया, ठीक है। फिर आप मान लो स्किन कंप्लीट करते हो अब 2 डेज़ में, फिर आप एनेस्थेसिया कंप्लीट किए, तो आप स्किन को आपको भूलना नहीं है। आप स्किन को कैसे रिवाइज करोगे, स्किन को आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करोगे। एनेस्थेसिया आप कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, गुड। एनेस्थेसिया का आप 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। साथ में आप क्या करोगे, स्किन का आप एक मिनी टेस्ट लगा दो, ठीक है। तो उससे आपको मतलब आप एक टॉपिक को नहीं रिवाइज करोगे, आप पूरा का पूरा मतलब स्किन को आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, कहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है और आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो उसमें आप बैक थ्रू मतलब रेट्रोग्रेड मैनर में उसको फिर से रिवाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट या फिर बेसिक या लार्ज जो भी जैसे भी कंप्लीट करो
करोगे तो ये जो मतलब रेट्रोग्रेड स्टडी के थ्रू बैक के सब्जेक्ट को रिवाइज आप ऐसे करोगे। साथ में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में जैसे मान लो कि आप 1 वीक मतलब आज से आप पढ़ाई स्टार्ट किए तो 1 वीक में आपका एक मॉक टेस्ट 4 डेज़ पे आप लगा रहे हो, ठीक है, वीक में 2 लगा रहे हो, तो 4 डेज़ पे आपको क्या करना है कि 4 डेज़ में एक मॉक टेस्ट लगाया। तो मान लो आप एनेस्थेसिया और स्किन कंप्लीट किया और ऑब्स गायनी कंप्लीट किया, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, तो आप ये जो 3 सब्जेक्ट देखोगे ना, तो इस 3 सब्जेक्ट में आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये मतलब आप ये कंप्लीट करके हो तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ये 3 से तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी से सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं वो मैटर नहीं करा, बट ये 3 से आपका गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि आपने इसे रिसेंट में पढ़ा है। अगर आप ये करके अगर आप इसे फॉलो करके अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप सोचो कि हाँ ये प्लान वर्क कर रहा है और मुझे इस प्लान के साथ जाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि आप इस प्लान के साथ जाओगे तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस MCQ करोगे ना, मतलब और जितना भी ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे आपका स्कोर ज़रूर इन्हेंस होगा, ठीक है। क्योंकि स्कोर इन्हेंस करने का कोई मिरेकल तो होता नहीं है, बस इसमें ये होता है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर नोट्स पढ़ रहे हो। नोट्स पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर का नोट्स पढ़े फिर ब्रेक ले लिए। देखो आपको मिनिमम 3.5 आवर्स तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है उतना कंसंट्रेशन आपको होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है ना कि आप 1 आवर बहुत फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन देखो और लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उस पर आप कंसंट्रेट नहीं करो तो आप गुड मार्क्स मतलब स्कोर करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम में होता है कि शुरू में हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट टाइम में बिल्कुल आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है एकदम इंटरमीडिएट और एकदम इजी सा क्वेश्चन, तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से वो भी गलत हो जाता है। ऑप्शन में एक्सेप्ट रहता है, हम एक्सेप्ट नहीं देख पाते, ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रहता है, हम ट्रू समझ कर उसे मार्क करके आ जाते हैं। तो ये सब जो सिली मिस्टेक होता है आप उसको अवॉइड तभी कर पाओगे जब आप मैक्सिमम टाइम तक स्टडी में कंसंट्रेट कर पाओगे। तो मिनिमम आपका ड्यूरेशन ऑफ पावर 3.5 आवर्स का होना चाहिए। उस टाइम में आपका सेल फोन या जो भी सोशल मीडिया है आप उससे बिल्कुल भी कनेक्शन तोड़ दो, मतलब एज इफ कि आपका बात ये सब चीज़ पे हो ही नहीं, बस आपका नोट्स आपके सामने होना चाहिए और आपका जो भी हाइलाइटर पेन जो भी है नोट पैड वो सामने होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल सामने नहीं होगा। 3.5 आवर जब आप कंप्लीट कर लोगे स्टडी, उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो अपना नोटिफिकेशन व्हाट्सअप, फेसबुक, व्हाटएवर सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, इंस्टा, सबका ऑफ करके आप सिर्फ MCQ लगाओगे फ्रॉम द मतलब विच एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग। जो भी आप सोर्स यूज करो, मैरो, प्लेडर, जो भी व्हाटएवर भाटिया जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसका आप MCQs लगाओगे। और बेटर अगर मतलब आप हमें आदत हो गया मोबाइल पर ही प्रैक्टिस करने का या टैबलेट जो भी यूज़ करते हैं या लैपटॉप, उस पर आप MCQ लगाओगे। मॉक टेस्ट आप हमेशा लैपटॉप पे दो, मतलब एक सिंसियर मतलब जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करके जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हो, एकदम पूरा फोकस, मतलब 3.5 आवर या 3 आवर जितना जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन पे बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ऐसे करके अगर आप 20 प्रैक्टिस करके जाओगे ना आपको लगेगा ही नहीं आप नीट के दिन कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपको लगेगा कि बस एक मॉक टेस्ट और इसे हम देने जा रहे हैं। वो डर नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेती हूँ उस चीज़ की, वो डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्लान को फॉलो करो और मैं मतलब श्योरली तो नहीं कह सकती हूँ बट 90% मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये प्लान वर्क करेगा। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट किया अभी था स्लो स्पीड, आपका स्पीड अप नहीं हो रहा है, तो आप इस प्लान को फॉलो करो और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। मॉक टेस्ट में आपको जो भी परसेंटेज आ रहा है उसे कुछ वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है आपके सिलेक्शन को, लेकिन हाँ आप कितना उस पर ग्रो कर रहे हो आप उस मॉक टेस्ट से वो ज़रूर डिटरमाइन करेगा आपके स्कोर को, ठीक है ना। वो आपको ज़रूर इन्हेंस करेगा कि आप उस मॉक टेस्ट से कितना ले रहे हो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा दिया यार मेरे तो 400 बने, मेरे तो 500 ही बन रहे हैं, मेरे तो स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, यार मेरे तो 600 ही बन रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इससे आपको फेडअप नहीं होना। आप 1 घंटे बाद जब रिफ्रेश होकर बैठो तो आप एनालाइज करो कि आपने क्या सिली मिस्टेक किया, आप क्या सही कर सकते थे, आप कितना अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और मतलब आपको पेपर एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं या बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं ब्लाइंडली। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट कर सकते हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो करो, और जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। अपने नोटबुक जो भी आपका नोटबुक है जिस भी नोट्स को आप फॉलो करते हो और अपना पर्सनल नोट्स बनाया हुआ तो वो बहुत अच्छा है। हैंड रिटन नोट्स तो बेस्ट है। अगर आपका खुद का लिखा हुआ खुद का बनाया हुआ नोट्स है तो वो सबसे बेस्ट है और आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप इस स्टडी शेड्यूल को फॉलो करो, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होगा। आज के लिए ये सफिशिएंट है। थैंक यू।